कभी सोचा है कि ये जो कपड़ों पर इतने वाइब्रेंट, इतने पक्के रंग होते हैं, या लैब में जो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं? इन सब के पीछे एक कमाल का केमिकल प्लेयर है, डाइज़ोनियम सॉल्ट। और आज हम यूनिट 9 एमीन्स से केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुपर टूल्स हैं। सुपर टूल्स। हाँ, एक मास्टर की समझिए, जो उन दरवाजों को खोलती हैं जो सीधे सीधे नहीं खुल सकते। मतलब इनकी मदद से हम ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं जिन्हें डायरेक्टली बनाना या तो बहुत मुश्किल है या नामुमकिन। मतलब ये सिंथेटिक केमिस्ट्री का एक शॉर्टकट है। एक बहुत ही एलिगेंट शॉर्टकट। ओके, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में मुश्किल क्या है। हम सीधे सीधे एनिलीन जैसे मॉलिक्यूल पर मान लीजिए एक क्लोरीन एटम क्यों नहीं लगा सकते? बहुत अच्छा सवाल। यहीं से मतलब सारी कहानी शुरू होती है। एनिलीन में जो अमीनो ग्रुप होता है -NH2, वो रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर देता है मतलब वो रिंग को रिएक्शन के लिए इतना उतावला बना देता है कि रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आप एक क्लोरीन लगाना चाहेंगे और वो 2-3 जगहों पर लग जाएगा। अच्छा। नतीजा, अब पॉली सब्स्टिट्यूटेड मेस। आपको एक प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर मिल जाएगा, जिसे अलग करना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अच्छा, तो कंट्रोल की कमी है, तो फिर डायज़ोनियम सॉल्ट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? ये है क्या चीज? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक कल्पना से है। इमेजिन कीजिए कि एरोमेटिक रिंग एक कार है। ओके, एक कार। इस कार पर एक पैसेंजर बैठा है, N2+ ग्रुप। और ये कोई आम पैसेंजर नहीं है, ये बहुत बेचैन पैसेंजर है। बेचैन पैसेंजर, हाँ। ये इतना अनस्टेबल है, इतना बेचैन है कि मौका मिलते ही कार से कूदकर भाग जाना चाहता है। तो इसकी यही बेचैनी, इसकी इंस्टेबिलिटी ही इसकी खासियत है। एग्जैक्टली। केमिस्ट्री की भाषा में यही बेचैन पैसेंजर N2+ ग्रुप एक फंटास्टिक लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप, राइट। ये नाइट्रोजन गैस मतलब N2 बनकर निकलना चाहता है, जो कि एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। और क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, यानी ये एक हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा। इसी वजह से डायज़ोनियम सॉल्ट्स इतने वर्सेटाइल होते हैं। मतलब ये ग्रुप हटना चाहता है और उसकी खाली हुई सीट पर कोई और आकर बैठ सकता है। बिल्कुल। तो एग्जाम्स के लिए हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि डायज़ोनियम सॉल्ट्स Rn2+X- अपनी हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी और N2 के आसानी से निकल जाने की वजह से सैंडमायर सब्स्टिट्यूशंस, डायज़ो कपलिंग्स, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन जैसे कई तरह के रिएक्शंस दिखाते हैं। ओके, तो ये तो हुआ कोर आइडिया। आपने सब्स्टिट्यूशंस और कपलिंग्स की बात की। चलिए इस टूल किट के पहले टूल सैंडमायर रिएक्शन को समझते हैं। ये क्या है? इसे समझने के लिए और एक एनालॉजी लेते हैं, म्यूजिकल चेयर्स का गेम। म्यूजिकल चेयर्स, ओके। डायज़ोनियम सॉल्ट यानी Rn2+ वो कुर्सी है जो बहुत अनस्टेबल है और कभी भी हट सकती है। अब इस कुर्सी के चारों तरफ अलग अलग खिलाड़ी घूम रहे हैं, जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। जैसे हैलाइड आयंस Cl-, Br-। हाँ, ये साइनाइड आयन Cn-। और सैंडमेयर्स रिएक्शन में म्यूजिक कौन बजाता है? म्यूजिक बजाता है कॉपर 1 सॉल्ट, जैसे कॉपर क्लोराइड CuCl या कॉपर ब्रोमाइड। राइट। जैसे ही आप इसे डायज़ोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालते हैं, रिएक्शन का म्यूजिक शुरू हो जाता है। N2+ वाली कुर्सी हट जाती है, यानी नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनकर उड़ जाते हैं और उसकी जगह हैलाइड आयन जैसा कोई खिलाड़ी आकर बैठ जाता है। और प्रोडक्ट में हमें एराइल हैलाइड मिल जाता है। एग्जैक्टली, RCl और RBr। जब ये लैब में होता है तो मतलब क्या ये दिखता भी है? हाँ बिल्कुल। एक क्लासिक सैंडमायर रिएक्शन में जब आप ठंडे डायज़ोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन में कॉपर ब्रोमाइड डालते हैं, तो आपको 3 चीजें साफ साफ दिखेंगी। क्या क्या? पहला, तेजी से गैस के बबल्स निकलते हैं N2 के। दूसरा, बीकर गर्म हो जाता है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और तीसरा, आपको एक ऑयली लेयर बनती हुई दिखेगी जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल। एक सवाल है, यहाँ कॉपर आयन ही क्यों? क्या कोई और मेटल काम नहीं करता? कॉपर में ऐसा क्या खास है? बेहतरीन सवाल। कॉपर आयन यहाँ सिर्फ म्यूजिक बजाने वाला नहीं है, ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वो एक
एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाकर रिएक्शन के एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, अच्छा, जिससे N2 का निकलना और हेलाइड का जुड़ना बहुत आसान और एफिशिएंट हो जाता है। ये इस रिएक्शन की आत्मा है। समझ गया। तो ये तो हुआ कुर्सी से एक खिलाड़ी को हटाकर दूसरे को बिठाना, मतलब सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने कपलिंग रिएक्शंस की भी बात की थी, उसमें क्या होता है? हाँ, क्या उसमें भी N2+ ग्रुप हट जाता है? यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कपलिंग रिएक्शंस में हमारा बेचैन पैसेंजर N2+ कार से कूदता नहीं है, तो फिर बल्कि वो कार में बैठे बैठे ही पास से गुजर रही एक दूसरी कार में बैठे किसी दोस्त से हाथ मिला लेता है। हाथ मिला लेता है मतलब ये कि डायाजोनियम सॉल्ट का N2+ ग्रुप, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग जैसे फिनॉल या एनिलीन के साथ जुड़कर एक ब्रिज बना लेता है। -N=N ब्रिज। ओह, तो इस रिएक्शन में N2 गैस नहीं निकलती? बिल्कुल। दोनों नाइट्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल में ही रहते हैं और 2 एरोमेटिक रिंग्स को आपस में जोड़ देते हैं। अरे वाह, और यही वो रिएक्शन है जिससे रंग बनते हैं, जैसा हमने शुरू में बात की थी ना? 100%। ये जो -N=N ब्रिज बनता है, इसे एजो ग्रुप कहते हैं, और जिन कंपाउंड्स में ये होता है उन्हें एजो कंपाउंड्स कहते हैं। और यही एजोडाइस हैं? हाँ, इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये गहरे चमकीले रंगों के दिखाई देते हैं। इसका लैब में एक्सपीरियंस कैसा होता है? क्या वो भी सैंडमे रिएक्शन जितना ड्रामेटिक है? वो तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। आप सोचिए, एक टेस्ट ट्यूब में एक रंगहीन डाइजोनियम सॉल्ट का सोल्यूशन है। ओके, क्लियर सोल्यूशन। दूसरी टेस्ट ट्यूब में एक और रंगहीन सोल्यूशन है, मान लीजिए बीटा नैफ्थॉल का। और जैसे ही आप दोनों को मिलाते हैं, क्या होता है? पलक झपकते ही एक ब्राइट ऑरेंज या रेड सॉलिड, मतलब एजो डाई बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो। वाओ। मैं जब भी लैब में ये रिएक्शन करती हूँ, आज भी ये मुझे फैसिनेट करता है। 2 रंगहीन तरल पदार्थ मिलते हैं और एक नया वाइब्रेंट रंग पैदा हो जाता है। इट नेवर गेट्स ओल्ड। कमाल है। तो हमारा मिथाइल ऑरेंज भी एक एजोडाई ही हुआ? बिल्कुल। एजो डाई सिंथेटिक डाइज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। कपड़े, इंक, फूड कलरिंग, लैब इंडिकेटर्स, ये हर जगह है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ N2+ ग्रुप इतना अनस्टेबल है कि भाग जाना चाहता है सैंडमेयर रिएक्शन में, दूसरी तरफ कपलिंग रिएक्शन में वो रुककर एक ब्रिज बना लेता है। ऐसा क्यों? व्हाट मेक्स इट डिसाइड? देखिए, ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है। कपलिंग रिएक्शंस के लिए आपको एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच पार्टनर चाहिए, जैसे फिनॉल या एनिलीन, और रिएक्शन कंडीशंस, पीएच वगैरह भी कंट्रोल करनी पड़ती हैं। अच्छा। इन स्पेसिफिक कंडीशंस में N2+ ग्रुप के लिए दूसरे रिंग से जुड़ना N2 गैस बनकर निकलने से ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। ये केमिस्ट्री की खूबसूरती है। कंडीशंस बदलकर आप प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। रुकिए, एक और जरूरी सवाल मन में आ रहा है। जब कोई ग्रुप एरोमेटिक रिंग पर जुड़ता है तो ये सुनने में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS जैसा लगता है। क्या कपलिंग रिएक्शन एक तरह का EAS ही है? ये एक शानदार सवाल है, और ये सबसे आम कंफ्यूजन है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। सुनने में एक जैसा लग सकता है, पर असल में ये गेम बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे? देखिए, नॉर्मल EAS में एरोमेटिक रिंग एक कीले की तरह होता है, जिस पर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई हमलावर अटैक करता है। राइट। लेकिन यहाँ डायाजोनियम सॉल्ट में रिंग के ऊपर लगा N2+ ग्रुप खुद एक बहुत पावरफुल मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स यानी न्यूक्लियोफाइल्स जैसे फिनोल को अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, तो रोल रिवर्स हो गया है। एग्जैक्टली। यहाँ रिंग पर लगा ग्रुप हमलावर है, रिंग खुद नहीं। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। तो हमारे टूल किट में 2 टूल हो गए, सैंडमेयर जिससे हैलोजन या साइनाइड लगाते हैं, और कपलिंग जिससे रंगीन डाइज बनाते हैं। क्या इस टूल किट में और भी औजार हैं? हाँ, 2 और बहुत काम के औजार हैं। मान लीजिए आपको रिंग पर हैलोजन नहीं बल्कि एक OH ग्रुप लगाना है, मतलब फिनॉल बनाना है। हाँ। फिनॉल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिटॉल जैसे एंटीसेप्टिक्स में, बैकेलाइट जैसे प्लास्टिक्स में। तो उन्हें कैसे बनाएंगे? इसके लिए तीसरा टूल है हाइड्रोलिसिस। ये सबसे आसान रिएक्शंस में से एक है। आपको बस डाइजोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को लेकर थोड़ा गर्म करना है पानी के साथ। बस इतना ही? बस N2+ ग्रुप N2 गैस बनकर निकल जाएगा और उसकी जगह पानी से निकला -OH ग्रुप ले लेगा। आपको फिनॉल मिल जाएगा।
वाह, कोई खास रिएजेंट नहीं, कोई कैटलिस्ट नहीं, कुछ नहीं। ये तो सच में बहुत सिंपल है। तो ये तीसरा टूल हो गया। और चौथा, आपने कहा था कि एक मैजिक इरेजर भी है, ये क्या चीज है? ये इस टूल किट का सबसे क्लेवर टूल है। ये है रिडक्शन। इसमें हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 जैसा एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ये N2+ ग्रुप को हटाकर उसकी जगह एक सिंपल सा हाइड्रोजन एटम लगा देता है। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब एक केमिस्ट पहले इतनी मेहनत करके अमाइनो ग्रुप लगाए, हाँ, फिर एक और रिएक्शन करे सिर्फ इसलिए ताकि वो उस ग्रुप को हटाकर एक सिंपल सा हाइड्रोजन लगा सके। मतलब अमीनो ग्रुप को मिटाने के लिए। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। ये तो बहुत ज्यादा काम हुआ एक ग्रुप को हटाने के लिए। लेकिन ये एक ग्रैंड मास्टर का शतरंज का दाव है। शतरंज का दाव? अब मैं सच में इंट्रिग्ड हूं। सोचिए, आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना है जिसमें ग्रुप्स एक खास पैटर्न में लगे हों जो नॉर्मल रिएक्शन से नहीं बन सकता। तब केमिस्ट क्या करता है? वो अमीनो ग्रुप को एक डायरेक्टर की तरह यूज करता है। डायरेक्टर? हाँ, अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस में दूसरे ग्रुप्स उसकी बताई हुई जगहों पर, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आकर लगते हैं। एक बार जब वो ग्रुप्स अपने सही जगह पर लग गए तो डायरेक्टर का काम खत्म? एग्जैक्टली। अरे वाह, तो ये तो एक इमारत बनाने के लिए स्कैफोल्डिंग मतलब मचान लगाने जैसा हुआ। आपने मचान का इस्तेमाल करके मजदूरों और सामान को सही जगह पहुंचाया और जब इमारत बन गई तो मचान को हटा दिया। एग्जैक्टली, यही है वो मैजिक इरेजर। अमीनो ग्रुप को डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी के ग्रुप्स को रिंग पर सही जगह लगाओ और जब उसका काम पूरा हो जाए तो रिडक्शन रिएक्शन से उसे साफ हटा दो। कमाल है। ये टेक्निक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेशकीमती है। ये केमिस्ट्स को मॉलिक्यूल्स पर सर्जिकल कंट्रोल देती है। कमाल है। अब मुझे समझ आया कि इसे सुपर टूल क्यों कहते हैं। ये तो सिर्फ रिएक्शंस का सेट नहीं है, ये तो मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। ओके, ये सब बहुत इंसाइटफुल था। चलिए लिसनर्स के लिए एग्जाम्स में पॉइंट्स ना कटें, उसके लिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जरूर। कुछ की क्लैरिटी लाइंस हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। बताइए। सबसे पहले सैंडमायर रिएक्शंस में कॉपर फर्स्ट हेलाइड्स का यूज होता है और N2+ ग्रुप को Cl, Br या Cn से रिप्लेस किया जाता है। सबसे जरूरी बात, इसमें N2 गैस निकलती है। ओके, N2 गैस निकलती है। दूसरा, एजो कपलिंग रिएक्शंस में N2 गैस नहीं निकलती, बल्कि दोनों नाइट्रोजन एटम्स दो एरोमेटिक रिंग्स के बीच एक ब्रिज -N=N बनाते हैं, जिससे रंगीन एजोडाइज बनते हैं। ये इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तीसरा, अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट को सिर्फ पानी के साथ गर्म करते हैं, माने हाइड्रोलिसिस, तो फिनॉल बनता है, ROH बनता है। ये फिनॉल बनाने का एक बहुत साफ सुथरा तरीका है। राइट। और चौथा, H3PO2 जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करने पर N2+ ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है, RH, ये अमाइनो ग्रुप को स्ट्रैटेजिकली हटाने का एक तरीका है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग एनालॉजी से याद रख सकते हैं। हाँ। So, what does this all mean? Let's quickly recap. Number 1, डायज़ोनियम सॉल्ट्स बहुत रिएक्टिव केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं जो सिंथेटिक केमिस्ट्री के लिए एक मास्टर की तरह है। ये मेनली दो तरह के रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन और कपलिंग। राइट। सब्स्टिट्यूशन जिसमें N2 निकल जाता है और कपलिंग जिसमें N=N लिंक बनता है। नंबर 2, इसे म्यूजिकल चेयर्स एनालॉजी से याद रखें, जहां अनस्टेबल N2+ ग्रुप की कुर्सी पर अलग-अलग न्यूक्लियोफाइल्स आकर बैठ जाते हैं। सिंपल। नंबर 3, रियल वर्ल्ड में इसका सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल है एजो डाइज का बनना। दो रंगहीन सॉल्यूशंस को मिलाते ही एक अचानक चमकीले रंग का सॉलिड बन जाना। और नंबर 4, नंबर 4, एग्जाम के लिए सैंडमायर रिएक्शन जिसमें CuX यूज होता है और N2 गैस निकलती है, और एजो कपलिंग जिसमें रंग बनते हैं और N2 गैस नहीं निकलती। इनके बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखें। एक आखिरी सोचने वाली बात, हमने रिडक्शन रिएक्शन की बात की जिसे आपने शतरंज का दाव या स्कैफोल्डिंग कहा। ये एक ग्रुप को सिर्फ हटाने का एक तरीका है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि वो कौन सी लाइफ सेविंग ड्रग्स या कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होंगे जिनका बनना ही इस एक चालाक ट्रिक पर निर्भर करता है कि एक ग्रुप को लगाओ, उससे काम करवाओ और फिर उसे मिटा दो। रसायन विज्ञान में ये एक इरेज फंक्शन कौन सी बड़ी बड़ी आर्किटेक्चरल पजल्स को सॉल्व करता होगा, इस सवाल पर जरूर सोचिए।
This was our in-depth discussion on the chemical reactions of diazonium salts.